बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं अनीका निसार, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बाखबर। सुबह एक बार फिर आपकी सुबह को बाखबर बनाने के लिए आपके सामने हाजिर है। नाज़रीन, बड़ी अदालत से बड़ा फैसला आ गया। पूरा दिन इसके बारे में कल बात भी करते रहे। जिस तरीके से वजीर आज़म, साबिक वजीर आज़म साहब की नाअहली का मामला सामने आया, उसके बाद फिर मुल्क की सियासत का नया मोड़ शुरू हुआ है। अब नया मोड़ कब तक कंटिन्यू रहता है ये भी देखना है। कहा यह जा रहा है कि एहतसाब का ये जो तरीक़ेकार या एहतसाब का प्रोसीजर चला है, ये सिर्फ यहाँ रुकना नहीं चाहिए, इससे शुरुआत होनी चाहिए एक नए दौर की, एक नए आगाज़ की, जिसको करप्शन फ्री पाकिस्तान बनाने में जिससे मदद मिल सके। अब होगा क्या, इस हवाले से भी बात करेंगे, लेकिन फैसले के बारे में बात करें तो सफ़ा नंबर 40 है फैसले का, जिसके अंदर डिस्क्वालिफिकेशन की बात की गई। और डिस्क्वालिफिकेशन जो है वो बेसिकली कैपिटल FZE के जितने भी असासे या जो पे थी, जो अनडिक्लेयर्ड थी, चाहे वो ली या नहीं ली, वो अनडिक्लेयर्ड होने की वजह से वज़ीर आज़म साहब को नाअहली का सामना करना पड़ा। अब सोचा ये जा रहा था कि शायद पैनमा की जो मेफेयर फ्लैट्स हैं या जो बाकी तमाम चीज़ें, उसकी वजह से नाअहली का सामना करना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बड़ी अनएक्सपेक्टेड चीज़ थी। और जब अदालत में, जब कमरा अदालत के अंदर फैसला सुनाया जा रहा था और नाअहली की बात आई तो हूटिंग स्टार्ट हो गई। इस हवाले से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं अपने पैनल का तारुफ करवाऊंगी। मेरे साथ मौजूद है राव खालिद साहब, एडिटर रोजनामा 92 न्यूज़। राव साहब, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। सोहेल इकबाल भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एनालिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया सोहेल साहब, आपने ज्वाइन किया। सोहेल साहब, जिस तरीके से कल जब फैसला सुनाया गया, तो जब वो फैसले के अंदर जस्टिस साहब ने वो वाला पैरा पढ़ के सुनाया कि द प्राइम मिनिस्टर हियर बाय इज डिक्लेयर्ड एज नाअहल, यू नो, जिस तरीके से उन्होंने पढ़ के सुनाया, एकदम से हूटिंग, कमरा अदालत गूंज उठा। और फिर जस्टिस साहब को कहना पड़ा कि साइलेंस, प्लीज रुक जाइए। वो मंजर ऐसा लग रहा था सारे इंतजार कर रहे हैं नाअहली का। अनिका, मैं उस वक्त खुद कोर्ट रूम नंबर 1 में मौजूद था, और बाय चांस चूँकि वहाँ पर लोग इतनी बड़ी तादाद में मौजूद थे कि किसी जगह पे भी आपके पास खड़े होने की जगह नहीं थी। और बाय चांस मुझे जहाँ पे खड़े होने का मौका मिला, वो मेरे लेफ़्ट साइड के ऊपर डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब, मुस्लिम लीग नून की टीम, और मरियम औरंगज़ेब साहिबा मौजूद थी, और उसके साथ ही आबिद अली साहब भी मौजूद थे। तो मेरे लिए एक बड़ा फैसला सुनाने से पहले मैं मुंतज़िर था कि फ़ैसला जब आएगा, जो भी फैसला आएगा, तो क्या तासुरात होंगे इस हुकूमती टीम के। तो जब फैसले का सुनाने का सिलसिला शुरू हुआ, तो पहले जैसे ही प्राइम मिनिस्टर की को डिस्क्वालीफाई करने से मुतल्लिक अनाउंसमेंट हुई, तो तमाम हमारे जर्नलिस्ट दोस्त सबने वहाँ के रिपोर्ट करना था, तो सब कोर्ट रूम छोड़कर बाहर भागे। मैं वहीं पर मौजूद रहा। तो मैं उस वक्त तासुरात देख रहा था कि क्या तासुरात हैं मरियम औरंगज़ेब साहिबा के और बाकी सब लोगों के। डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब बदस्तूर मुस्कुरा रहे थे, उनके लिए कोई परेशानी या खफकी की बात नहीं थी कि ये क्या हो गया। ऐसा नहीं, वो पहले से एक्सपेक्ट कर रहे थे। लगता कि मतलब ये उस टीम का हिस्सा हैं जिनके ऊपर मुस्लिम लीग नून की कोर मेंबरान को भी एतराज़ात रहे हैं, और उस वक्त कुछ ना कुछ आपको परेशानी का जरूर सामना करना पड़ता है। एटलीस्ट आपने आके एक मौक़िफ़ अपनाया, उसके बरक्स फैसला जा रहा है। मरियम औरंगज़ेब साहिबा काफ़ी परेशान थी, अपसेट थी, और उन्होंने पूछा मुसद्दिक मलिक साहब से कि ये क्या हुआ। उन्होंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि अब तो कुछ नहीं हो सकता, चलते हैं प्राइम मिनिस्टर हाउस। और उसके बाद जब ये टीम कोर्ट रूम नंबर 1 से बाहर निकली और सुप्रीम कोर्ट के अहाते से बाहर निकलने तक सब लोग 1 बाय 1 आए, जिस तरीके से नारे लगे गो नवाज गो के, और आबिद शेर अली साहब जो पहले कभी थमते नहीं थे जब मीडिया पे आकर बात करते थे, उन्होंने सर नीचे फेंका पशेमानी के साथ, और बड़ी मुश्किल तक तो अपनी गाड़ी तक पहुंचे। पहले बड़ी बात कर रहे थे। उसके बाद में मेरी निगाहें कल ढूंढते रही उस शख्स को। कोई पशेमान तो था ना, पशेमानी उनके एग्जैक्टली तारिक फजल चौधरी साहब, ये लोग और बाकी सब, इवन दानियाल अजीज साहब बड़ी मुश्किल से वहां से निकले। लेकिन मेरी निगाहें वहां पर मुंतजिर थी कि तलाल चौधरी साहब कहाँ पे हैं, जो सबसे बढ़कर, जिन्होंने अदलिया का भी मुख्तलिफ अंदाज से वो मजाक उड़ाते थे, बाकी जमातों को बुरा भला कहते थे। फिलहाल चौधरी साहब इतने तेज चलाक निकले कि कल वो वहां पर पहुंचे नहीं सुप्रीम कोर्ट में। कहा जा रहा था वो बाहर गए हैं, एग्जैक्टली ये कहा रहे हैं, कल वो मंजर से गायब हैं, कहा जा रहा है कि वो बैरून मुल्क है। अच्छा, कल ये हुआ। उसके बाद हमारी मुल्क की तारीख में पहली मरतबा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मुंतखब वज़ीर आज़म को उनको पूरा मौका फराहम किया गया। जब वो अपने आप को सादिक और अमीन होने का साबित ना कर सके, तो फैसला सुनाया गया, वो नाअहल हुए, नाअहल नहीं बल्कि ताहयात नाअहल हो गए। उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो फैसला दिया है, और उससे पहले जो कल सबसे बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन थी कि अब प्राइम मिनिस्टर साहब इस फैसले के ऊपर रिएक्ट किस तरह करते हैं, किस तरीके से अब ये सारी ट्रांजिशन कंप्लीट होगी। तो कल बड़ा स्मूथली सारा काम सर अंजाम पाया। उन्होंने स्टेप डाउन भी किया, एक मुख्तसर स्टेटमेंट भी जारी की। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया। 17 जुलाई को हमने ये स्टोरी की थी 92 न्यूज़पेपर के अंदर कि 14 जुलाई की शब को प्राइम मिनिस्टर साहब के जो उनके
बड़े अजाइम थे, सख्त अजाइम थे कि उन्हें अगर उनका मामला अगर नाअहली की तरफ जाता है तो कुछ ना कुछ वो भी करके यहाँ से जाएंगे। 12 अक्टूबर माजी की जो उनकी ट्रैक रिकॉर्ड था 1997 का, ये वो लोग मुख्तलिफ डिस्कस कर रहे थे कि कुछ ना कुछ वो ऐसा कर सकते हैं, कुछ लोगों को बरतरफ कर सकते हैं। लेकिन 14 जुलाई को उन्होंने ये यकीन दहानी करवा दी थी कि जो भी फैसला आएगा मैं उसे तस्लीम करूंगा और एहसन तरीके के साथ मैं इस सिस्टम से अलग हो जाऊंगा। कल वो एहसन तरीके से अलग हो गए। लेकिन जो अब इंपॉर्टेंट बात है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले की रोशनी में आने वाले दिनों में क्या होने वाला है? अभी आने वाले दिन नहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि सियासत में बड़ा फर्क पड़ेगा। मैं रावत साहब की तरफ आती हूं, फिर मैं आपकी तरफ दोबारा आती हूं। रावत साहब, इतना जरूर है कि जब सियासत अब लगता है जैसे करवट बदल रही है, तब्दील हो रही है, लेकिन लोग कह रहे हैं कि मामला सिर्फ इधर तक नहीं रुकना चाहिए। सबकी डिमांड है कि मामला आगे बढ़ना चाहिए, सिर्फ इस जमात पर या नवाज शरीफ साहब और उनके खानदान पर करप्शन के इल्जाम नहीं, और भी बहुत सारे खानदान हैं जिन पर करप्शन और इससे भी संगीन करप्शन के इल्जाम है। उनका क्या होगा? ये बिल्कुल सिलसिला आगे चलना चाहिए, आज से नहीं चलना चाहिए था। मैं तो ये कहता हूँ कि ये 20, 25, 30 साल लग गए इस मरहले को आते आते, इस लम्हे को आते आते। ये तो 93, 94 में ये आ जाना चाहिए था ये फैसला, और ये सारे मामला तो सख्त तय हो जाने चाहिए थे। हमें 20, 25, 22 साल, 23 साल और ना भुगतना पड़ता है ऐसे लोगों को जो इस मुल्क पे यानी एक तरह से अफरीयत की तरह बैठे हुए नाजिल हुए थे और इस मुल्क को लूट के खा गए, गरीबों का हक खा गए। अभी उसका इम्पैक्ट जो है, जब आप रियलाइज़ कर लेंगे सारे प्रोसेस के बाद कि कितना नुकसान पहुंचाया गया, उसका आपको इम्पैक्ट फिर पता चलेगा कि इस मुल्क में अगर गुर्बत की लकीर के नीचे इतने सारे लोग गए हैं, इस मुल्क में अगर दहशतगर्दी इतनी बढ़ गई है, इस मुल्क में अगर इंतहा पसंदी इतनी ज़्यादा होगी और जिस तरह से लोगों के साथ जुल्म होता रहा है इस मुल्क में, वो उसकी बुनियादी वजह यही थी। जो एक नेक्सस था करप्शन और क्राइम का, वो बुनियादी वजह थी जिसकी वजह से सारा कुछ हुआ। एक तो बहुत ज़्यादा ये बात बार बार की जा रही है कि जी ये कैसे हो गया, और ये पता जमहूरियत के ख़िलाफ़ साजिश और मुंतखब वज़ीर आज़म के साथ ये होता रहा सारा। बड़ा डिफरेंस है। सारे मिलिट्री टेक ओवर्स का बिल्कुल डिफरेंट सिस्टम था। डिसोल्यूशन ऑफ गवर्नमेंट का 58 भी प्रेसिडेंट जब करते थे वो एक बिल्कुल डिफरेंट सिस्टम था। भुट्टो साहब का केस एक और मिलिट्री टेक ओवर के नतीजे में वो सारा कुछ हुआ था। ये तो पर्टिकुलरली यूसुफ गिलानी के केस के साथ कंपेयर किया जा सकता है रिमूवल ऑफ प्राइम मिनिस्टर के हवाले से। और राव साहब, दबाव कोई नहीं था, मौका पूरा फराहम किया गया, 3 दफा फराहम किया गया, 3 फोरम्स पे। ऑब्वियसली वो तो बार बार उनको कहा गया। तो ये कंपैरिजन जिस किस्म का दिया जा रहा है, मुझे समझ नहीं आती क्यों दिया जा रहा है। आप डिस्क्वालीफाई 22 MN डिस्क्वालीफाई हुए हैं, उस पर तो आपने नहीं कहा कि ये जमहूरियत के खिलाफ साजिश होगी और सारा। सियासी शहीद कैसे बनेंगे अगर इस तरह के जवाब नहीं देंगे? तो कोई नहीं बनने देगा सियासी शहीद, ये बिल्कुल भूल जाए। सियासी शहीद कोई नहीं बनने देगा, क्योंकि जिस किस्म का प्रोसेस आगे चलने जा रहा है इसके नतीजे में, सारे फैसले के नतीजे में, उसमें कोई सियासी शहीद नहीं बनेगा। बल्कि होगा ये कि हर आते दिन के साथ, हर नए दिन के साथ एक नई चीज़ सामने आएगी। क्योंकि अभी तक बहुत से लेटर्स के जवाब आने बाकी है। 20 लेटर्स हैं जिनके अभी जवाब आने हैं मुख्तलिफ मुल्कों से। स्विट्ज़रलैंड से भी आने हैं, लग्जमबर्ग से भी आने हैं, सऊदी अरब से आने हैं, UK से आने हैं, अमेरिका से आने हैं। ये बहुत से अभी आने हैं। तो उसके बाद लोगों को पता चलेगा कि क्या होता रहा इस मुल्क के साथ, किस तरह से इस मुल्क को लूटा जाता रहा। ठीक है, चलिए मैं क्विक कमेंट सोहेल साहब से भी ले लूं, फिर मुझे दूसरे टॉपिक की तरफ जाना है। प्राइम मिनिस्टर की नाअहली से बड़ा खतरा आने वाले दिनों के अंदर, जिस तरीके से नैब के अंदर ये केस चलना है, सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से ये फैसला दिया है, वो ऐसा तरीका है कि नैब का चेयरमैन कोई भी इस केस के ऊपर असरअंदाज नहीं हो सकेगा। मार्च के वस्त तक एहतसाब अदालत इस फैसले इसके ऊपर फैसला देने की पाबंद है और नैब के सेक्शन 9 के तहत ये रेफरेंस दायर होना है, जिसके तहत जो आमदन से जायद आपके असासे हैं उसकी सूरत में वो साबित होने के नतीजे में आपको 14 साल तक कैद, आपके बैंक अकाउंट में मौजूद रकम और आपके तमाम असासे जब्त। यानी मुश्किल सिचुएशन हो सकती है वजीर आजम साहब के लिए। वैसे ही मुश्किल सिचुएशन आ गई उनके खानदान के लिए, इससे भी मजीद जो है वो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। इन प्रॉब्लम्स को केटर करने के लिए अब उनको फिर से कुछ ना कुछ देखना पड़ेगा कि आखिर किया क्या जाए। क्या माफी मांग ली जाए या उससे उसी तरीके से कंटेस्ट किया जाए जिस तरीके से कोर्ट में केस कंटेस्ट किया। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे और बात करेंगे इनामुल्लाह सहरी साहब के हवाले से। साबिक डायरेक्टर हैं FIA के और हुकूमत के साबिक हुकूमत यानी साबिक काबीना के ज़ेर-ए-ताब थे। साबिक वज़ीर आज़म साहब नवाज शरीफ साहब बड़े खफा थे। इनसे क्यों खफा थे सोहेल साहब? अनिका, जब JIT ने अपनी तहकीकात का आगाज़ किया तो उस वक्त इनामुर रहमान सहरी अचानक पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर भी रोनमा हुए और उन्होंने 1994 के अंदर मेफेयर फ्लैट्स और लंदन की जायदादों से मुतल्लिक जो उन्होंने तहकीकात की थी वो अपनी बहुत सी दस्तावेज़ात और हक़ाइक़ सामने लेकर आए। और इसके साथ यही नहीं बल्कि फिर साबिक प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब को इन्फॉर्म किया गया था कि इनामुर रहमान सहरी साहब बैरून मुल्क बैठ कर उनके पास और बहुत सी दस्तावेज़ात है, वो JIT के साथ राब्ते में हैं, उन्हें मुसलसल असिस्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो इनसे बहुत खाइफ थे। और ये फैसला किया गया था कि इनामुर रहमान सहरी को जिन्हें पहले 98 के अंदर भी कोशिश की गई कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, केस बनाया जाए,
उन्हें बुलाया जाए। नैब के अंदर उनका केस एक पेंडिंग था जो कि FIA उसको ख़त्म कर चुकी थी। उनके ऊपर आमदन से ज़ायद असासे बनाने का इल्ज़ाम था जिसको FIA कह चुकी थी कि उनकी आमदन और असासे मैच कर गए, ये इंक्वायरी नहीं बनती। लेकिन उसके बावजूद नैब के अंदर ये केस पेंडिंग था। सैफ रहमान साहब की माँ के ऊपर 1998 में ये बनाया गया था। दोबारा कोशिश की गई, इंटरपोल को लिखा गया कि हमें इनामुर रहमान सैरी साहब को गिरफ्तार करके पेश किया जाए। इंटरपोल ने साबिका वफाकी हुकूमत की इस दरखास्त को मुस्तरद कर दिया है। उन्होंने कहा है कि उन्होंने सारे केस का खुद जायजा लिया है जिसके अंदर उन्होंने एस्टेब्लिश किया है कि इनामुर रहमान सैरी के ऊपर जो इल्जामात हैं वो सियासी नौयत के हैं, उन्हें इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया जाएगा, उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। ये बड़ी सुबकी है फेडरल गवर्नमेंट की जानिब से इंटरपोल को लिखे जाने वाली दरखास्त की, जो कि रेड वारंट के जरिए से इन्होंने उसको गिरफ्तार करने की कोशिश की। राव साहब ने अहम बात की कि 20-23 साल पहले ये मामला हल हो जाने थे करप्शन के अफियत से मुतल्लिक। वो जो इनामुर रहमान सैरी और FIA ने जो 1994 में तहकीकात की थी, अगर उस वक्त इसके ऊपर कोई अमल दरामद कर देता तो आज ये नौबत इतने न सालों की ताखीर होती, न करप्शन को इस तरीके से पनपने का मौका मिलता। अच्छा राव साहब, अभी हम आगे भी बात करेंगे। एक तरफ कोई आपके लिए काम करता है और हुकूमत में आप होते हैं तो आप उनको नवाजते हैं, अननेसेसरली भी नवाजते हैं, और एक तरफ कोई शख्स अगर किसी कानूनी टीम की या किसी इन्वेस्टिगेटिव टीम की मदद कर रहा होता है और वो आपके खिलाफ बोलता है तो आप उसको अपने ज़ेरे अताब लाने की कोशिश करते हैं। वही बात आ गई कि हुकूमत के अंदर वो जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला कानून चलेगा क्या? ये हमेशा से यही होता आ रहा है। यही तो माफिया किसको कहते हैं, यही तो माफिया होता है जो आसिफ सईद खोसा ने कहा था, जो अब हाँ जी, अब बाकी जजेस भी जिस तरह से उन्होंने डिसीजन दिया ऑलमोस्ट दे एग्रीड कि ये इसी तरह से काम हो रहा है, तो ये इसी तरह से कार्रवाई करते, धमकियाँ जिसको उनकी दी जाती हैं, जिस तरह से लोगों को इंतकाम का निशाना बनाया जाता है जो उनके मतलब का काम नहीं करते या उनकी मर्जी के मुताबिक नहीं चलते उस तरह से। लेकिन ये बहुत अच्छा हुआ, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में स्पेशल इंस्ट्रक्शंस है इस बारे में कि जो जिन लोगों ने तहकीकात की हैं इसकी, उनके टेन्योर ऑफ गवर्नमेंट, टेन्योर ऑफ उनकी सर्विस वो प्रोटेक्ट किया जाएगा। दूसरा, कोई भी उनको शिकायत हो, जो इम्प्लीमेंटेशन बेंच एक जज साहब पे मुश्तमिल बनेगा इन केसेस को फॉलो अप करने के लिए। इवन तबादले भी राव साहब? जी बिल्कुल, उनका तबादले, इंतकामी कार्रवाई कोई नहीं होगी, तबादला भी नहीं होगा, उनकी पोस्टिंग ट्रांसफर में भी कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं नजर आनी चाहिए, उनकी प्रमोशन में कोई इंतकामी कार्रवाई नजर नहीं आनी चाहिए, उनके जो टर्म है वो पूरी होनी चाहिए। और अगर कोई शिकायत हो तो सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने कहा है कि जी आप हमें इत्तला देंगे फौरन कि क्या अगर कोई ज्यादती उसके जो मॉनिटरिंग जज है उनको इन्फॉर्म किए बगैर कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल, उनको इन्फॉर्म किया जाएगा। ये भी अगर किसी कंप्लेंट हो किसी मुलाजिम को, वो भी कर सकता है उनको जाके। तो ये बुनियादी तौर पे आप देखिए, इनामुल्लाह सैरी साहब बेचारे अपने रिटायरमेंट की एज भी गुजर गई उनकी, सारा वो बैठे हैं, एक उन्होंने अच्छा काम किया, उसका नतीजा ये कि आप उनको धमकियां दे रहे हैं। अब अल्लाह का शुक्र है कि उनकी अब जान बच जाएगी, छूट जाएगी, बची तो हुई थी, छूट जाएगी। इनके इख्तियार में होता तो शायद जान से ही मार देते उनको, ये तो खुदा के इख्तियार में था। एक ऐसा मकाफात अमल शुरू हुआ है जिसके नतीजे में लोग अपने अंजाम को पहुंचना शुरू हो गए, जो दूसरे जो सही लोगों को अंजाम को पहुंचाने की फिक्र में लगे हुए थे, अल्लाह ताला उनको उनके ACR उनकी सारी पढ़ी, शानदार उनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। लेकिन उसके बावजूद सैफ रहमान साहब ने चले हम यहाँ के ट्रैक रिकॉर्ड की बात करें, जरा अगले टॉपिक की तरफ भी रिफ्लेक्शन है इसकी कितनी कॉम्प्रिहेंसिव इन्वेस्टिगेशन। जरा अगले टॉपिक की तरफ भी बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि अगला ट्रैक रिकॉर्ड कितना अच्छा रहा है। ट्रैक रिकॉर्ड की बात करते हैं जफर एजाजी साहब की, जिनके बारे में तमाम चीजें खुल के सामने आ गई हैं। चेयरमैन SCCP थे, लेकिन चेयरमैन SCCP होते हुए बहुत सारे मामलात में वो एक तरह से कह लीजिए अमानत में खयानत कर रहे थे, ये कह लीजिए, या ये कह लीजिए कि जानबूझ के कोई फ़वाद हासिल करना चाह रहे थे। इतनी सारी टेम्परिंग की, उसके बाद उनको किस तरीके से नवाजा जा रहा है वो बात अलग। जफर एजाजी चेयरमैन SCCP ने साबिक वज़ीर नवाज शरीफ साहब और उनके फैमिली के लोगों को मनी लॉन्ड्रिंग के केस से बचाने के लिए सारा काम किया था। नवाज शरीफ साहब तो अब रुखसत होकर जा चुके हैं, नाअहल हो चुके हैं, और जफर एजाजी साहब को भी अपने मकाफात अमल का सामना है। बड़ा प्लान तरीके के साथ ये सारा उन्होंने काम शुरू किया था चौधरी शुगर मिल की मनी लॉन्ड्रिंग से मुतल्लिक। ये भी बरह रास्त लंदन के साथ, लंदन से मुतल्लिक ये केस था। चौधरी शुगर मिल्स ने 4 मुख्तलिफ ममालिक को शुगर एक्सपोर्ट की, जो रकम वसूल की गई शुगर की, वो लंदन के एक अकाउंट के जरिए आई। 769 मिलियन रुपए का ये केस बना। SCCP ने इंक्वायरी शुरू की 2013 के अंदर। उस वक्त ही जब जैसे ही गवर्नमेंट आई, उन्होंने पहले तहकीकात को बंद करवाया। लंदन के उनके जो लीगल डिपार्टमेंट को खत लिखा गया था वो वापस किया गया। उसके बाद मई 2016 के अंदर जफर एजाजी साहब ने वो केस SCCP लॉ के तहत बंद नहीं हुआ था, पुरानी डेट में जाके बंद करवाया। जब उन्होंने अपना सारा काम कर लिया, अब ये इंकिशाफ ये हुआ है उनकी एक अहलिया की जानिब से साबिक वज़ीर नवाज शरीफ साहब को लिखे गए खत में। दूसरी भी है क्या? खत एक ही है। उस खत में ये इंकिशाफ हुआ है कि जब उन्होंने सारे
खिदमात सर अंजाम दे ली थी नवाज शरीफ साहब और उनके बाकी लोगों को बचाने के लिए, अब उन्होंने समझा था कि उन्हें इस ओहदे से अलग हो जाना चाहिए, क्योंकि GIT बहुत तेजी के साथ तहकीकात कर रही थी और मामला जफर हिजाजी साहब की तरफ जाते दिखाई दे रहा था। वज़ीर ख़ज़ाना साहब डार साहब के पास पहुंचे और उन्होंने बाज़ाब्ता तहरीरी तौर के ऊपर भी पेशकश की और ज़बानी तौर के ऊपर भी जाकर रिक्वेस्ट की कि आप मुझे इस ओहदे से अलग कर दीजिए, नया चेयरमैन अपॉइंट कर दीजिए, आने वाले दिनों के अंदर मुश्किलात पैदा होने वाली और मैं इस सूरत हाल को नहीं निभा सकता, मेरी ये कैपेसिटी नहीं है, जो मैंने खिदमात सर अंजाम देनी थी दे दिया, मुझे रुख्सत कर दीजिए। लेकिन इसहाक डार साहब समझदार थे, उन्होंने देखा कि हालात ऐसे नहीं है, इस मौके के ऊपर अगर इन्हें ओहदे से अलग किया गया तो बहुत से सवालात जन्म लेंगे, मुश्किलात पैदा होंगी, इनको इंटैक्ट रखा जाए। उन्होंने नए चेयरमैन अपॉइंट करने से इनकार किया और इनको कंटिन्यू करना पड़ा। फिर ये मामला अल्टीमेटली GIT में पहुंचा और अब वो FIA के पास जुडिशल फिजिकल रिमांड के ऊपर है, कार्रवाई का सामना करना पड़ा। इसके साथ उनकी एहलिया ने यह मुतालबा किया था, अगरचे कि अब नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर नहीं रहे, उन्होंने कहा कि आप FIA से इस इंतकामी कार्रवाई से बचाने के लिए उनके खिलाफ उनकी मामलात का जायजा लेने के लिए वजारत कानून और इंसाफ, वजारत खजाना और STCP के पॉलिसी बोर्ड के मेंबरान पर मुश्तमिल एक कमीशन तश्कील देके प्रोब करें। उसके साथ जफर हिजाजी साहब ने अब ये फैसला किया है कि साबिक चेयरमैन थे ताहिर महमूद, अब मौजूदा कमिश्नर हैं महीन जफर और दीगर लोग जिन्होंने उनके खिलाफ वो अप्रूवर बने हैं, उनके खिलाफ उन्होंने अब प्राइवेट कंप्लेंट करने का फैसला किया है कि इन लोगों ने सारा काम किया है, इनके हाथ भी इसके अंदर रंगे हुए हैं, मुझे अकेले को इसके अंदर घसीटा जा रहा है, इनके खिलाफ भी FIR दर्ज करके इनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा, तो राव साहब सबसे पहले तो क्वेश्चन ये आता है कि अगर जफर हिजाजी साहब 2017 के मई में रिजाइन देने वाले थे, यानी उनको पता था, उन्होंने भांप लिया था कुछ गड़बड़ होने वाली है और उस गड़बड़ के अंदर मैं भी पकड़ा जाऊंगा क्योंकि मैंने गलत काम किया, वो चोर की दाढ़ी में तिनके वाली बात हो गई। बिल्कुल, उनको ये भी नहीं पता था कि जब वो सारा ये कर रहे थे, सिस्टम को वॉश कर रहे थे या उसको क्लीन अप कर रहे थे 2016 में, और 10 दिन उन्होंने कुछ IT के एक्सपर्ट्स को बुला के बाहर से हायर करके अंदर बंद किए रखा, उनको बाहर भी जाने की इजाज़त नहीं थी, सोते भी वहीं थे, खाते भी वहीं पे थे और सब कुछ। उस वक्त भी उसकी दूसरी कॉपी बन रही थी जो डिलीट हो रहा था और उसी वक्त वो रिट्रीव कर ली गई थी सारी चीज़ें। उनको मेरा ख्याल है मई 2017 में आगे पता चला कि उनके साथ कुछ हाथ हो गया। बात यह कि वो कहते हैं कि बुत हमको कहें काफिर अल्लाह की मर्जी है, ये FIA को कह रहे हैं जी मेरे साथ शद्दत कर रहे हैं, ज़्यादती कर रहे हैं। खुद इन्होंने जिस तरह जबर करके और जिस तरह उनको टेरराइज करके महीन फातिमा और दूसरे साहब से लिखवाया इन्होंने, जिस तरह से उस सारे क्लियर कराने के लिए, उस वक्त इनको को खुदा खौफी नहीं थी कि आप क्या करने जा रहे हैं। आप ना सिर्फ उन लोगों के साथ अपने जो ओहदा है आप उसके साथ जो आपकी कमिटमेंट होनी चाहिए इदारे के साथ, वो उसके बाद इस मुल्क के साथ आप क्या करेंगे। आपको पता है कितना बड़ा जो आपकी बुनियादी जिम्मेदारी है, आपने उससे इनहराफ, ना सिर्फ इनहराफ किया है बल्कि आपने एक क्राइम कमिट किया है। एक आप इग्नोर कर देते, छोड़ देते उसको कि पड़ा रहे, बाद में होता रहेगा। आपने ना सिर्फ उससे इनहराफ किया, पता होने के बावजूद आपने ना सिर्फ कार्रवाई नहीं की बल्कि उसको आपने बिल्कुल वॉश आउट करने की कोशिश की कि ये मामला ही सिरे से इसमें ख़त्म हो जाए। तो उनकी अहलिया से हमें हमदर्दी है, ऑब्वियसली उनको करना भी चाहिए, वो है। लेकिन अहलिया को ये भी पता होना चाहिए कि ये जब अपॉइंट हुए थे ये उस वक्त क्वालिफाई नहीं करते थे अपॉइंटमेंट के लिए। उस वक्त वो कहते कि नहीं आप मेहरबानी फरमाएं, आप क्वालिफाई नहीं करते, आपने 2 टर्म कमिश्नर रह चुके हैं, आपकी एज भी 63 से ऊपर चली गई है, 63 से ऊपर अपॉइंट नहीं हो सकते, तो अपना अपॉइंट हो। आपकी जाती अहलिया को ये नहीं बताया था कि मैं नाअहल हूं इस चीज के लिए, उनको उम्र का तो पता होगा ना। चलिए अब वज़ीर आज़म साहब भी नाअहल हो गए, अब इनकी नाअहली वैसे अपॉइंटमेंट के लिए सामने आ रही है और बाकी चीज़ें भी देख लेंगे कि आखिर होगा क्या। लेकिन इतना ज़रूर है जफर हिजाजी साहब की चीज़ें सामने आई हैं, अभी बहुत सारे और लोग हैं जिनकी चीज़ें सामने आएंगी, जिनकी करप्शन सामने आएंगी और ये पूरा नेक्सस पकड़ा जाएगा। अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं और बात करेंगे नेक्सस की। तो नेक्सस ही एक पकड़ा गया है और वो नेक्सस ये है कि भारतीय अशिया वाया दुबई यहाँ आती हैं और ये कहा जाता है कि जी अशिया कुछ और है, अंदर से सामान कुछ और निकलता है। सामान अक्सर निकलता है लग्जरी गुड आइटम्स जिनके ऊपर टैक्स लगा हुआ है, शदीद कस्टम ड्यूटीज़ हैं और कहा जाता है कि जी रॉ स्टील है, कोई मसला ही नहीं। ना सिर्फ उन भारतीय मसनूआत के ऊपर कस्टम या ड्यूटी आयद है बल्कि उन मसनूआत की पाकिस्तान के अंदर बरामद यानी इंपोर्ट पर भी पाबंदी आयद है। उसके बावजूद पहले एक तो इलीगल तरीके से बॉर्डर और मुख्तलिफ ज़रियों के ज़रिए से स्मगलिंग की जाती थी भारतीय मलबूसात और मेकअप के सामान और बाकी और चीज़ें। लेकिन अब कुछ कंपनी ने गुज़श्ता 2 से 3 सालों के दौरान एक नया ट्रेंड डेवलप हुआ था कि भारतीय मलबूसात जो पाकिस्तान वो लाना चाह रहे थे, दुबई मंगवाई जाती थी, वहाँ से ऑर्डर करके पाकिस्तान लाया जाती थी, लेकिन उनके अंदर कस्टम हुकाम के साथ मिली भगत करते हुए उन कंटेनर्स के अंदर ये कहा जाता था कि इसके अंदर जो आखिरी 4 कंटेनर पकड़े गए कि स्क्रैप स्टील है इसके अंदर। और जब स्टील हो तो किसी भी एक कंटेनर को खोल के आप चेक कर सकते हैं कि इसके अंदर स्क्रैप स्टील है या क्या है। लेकिन कस्टम के डिपार्टमेंट की चूँकि मिली भगत थी, उन्हें क्लियर कर दिया जाता था। 4 कंटेनर पकड़े गए जिसके अंदर करोड़ों रुपए मालियत की भारतीय मलबूसात थे,
मेकअप का सामान था और दीगर अशिया थी जिनकी पाकिस्तान में इंपोर्ट पर भी पाबंदी आई है। अब किया क्या गया, उन चारों कंटेनर्स को क्लियर भी करवा लिया गया था सिर्फ 8,33,000 रुपये अदायगी के बाद वो क्लियर हो चुके थे और अब उनकी तरसील उनके मुल्क भर के उनको अंदर फरोख्त के लिए पेश कर दिया जाना था। चेक किया गया, कस्टम इंटेलिजेंस के जानिब से ये रिपोर्ट सामने आई। उसके बाद इसको वेरीफाई करने के लिए कि ये नेक्सस कैसे चल रहा है, तो चूंकि फेक डॉक्यूमेंट्स भी सारे केस के अंदर जमा करवाए गए थे, तो एफबीआर की जानिब से यूएई को खत लिखा गया और उनसे पूछा गया कि ये बताइए कि ये जो कंटेनर है, ये शिपमेंट है, इसमें कौन सी मसनूआत यहाँ से उनकी शिपमेंट हो गई है। तो वहाँ से उन्होंने पोल खोल दिया। बड़ा क्विक रिप्लाई करते हैं आजकल, जब से JIT ने खतो खिताबत का सिलसिला शुरू किया है यूएई के साथ, तो अब वहाँ से जवाब बड़ी जल्दी मौसूल होता है। उन्होंने जवाब दिया, उन्होंने बता दिया, सब कुछ पूरा पोल खोल दिया। इन कंटेनर्स के अंदर भारतीय मलबूसात थी, भारतीय अशिया थी और उसके बाद इनके खिलाफ अब कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। 2.5 साल से ये सिलसिला जारी था। कौमी खजाने को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचाया गया है। न सिर्फ इस कंपनी के खिलाफ बल्कि कस्टम के वो अफसरान जो इस काम में मुलव्विस थे उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि जो हमारे महासिल के अंदर, हमारे टैक्स और कलेक्शन के अंदर, कस्टम ड्यूटीज के अंदर हमें सालाना अरबों रुपए का नुकसान होता है, स्मगलिंग होती है, उस सिलसिले के अंदर कुछ कमी हो सके। फिर एट द एंड एफबीआर कहता है जी हमसे तो कंप्लीट ही नहीं हुआ, अचीव ही नहीं हुआ गोल, जो हम लोगों ने अहदाफ मुकर्रर किए थे वो अचीव ही नहीं हुए। लेकिन इतनी मासूमियत भी क्या राव साहब के पता ही नहीं है अंदर स्क्रैप स्टील है या लग्जरी आइटम्स है, और इतने सालों से ये काम हो रहा है किसी को मालूम नहीं पड़ा। और कस्टम हुकाम को कोई तो ऐसा मुखबिर होता है जो कि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को भी बता देते हैं कि इस तरह का काम हो रहा है, यहाँ पकड़ लीजिए। 2.5 साल बाद याद है। मैं ये बिजनेस करता नहीं हूँ, मैं सारी जिंदगी जर्नलिज्म में किया है, लेकिन मुझे पता है ये इंडिया से किस तरह से सामान आता है सारा। हम पहले भी एक दफ़ा डिस्कस करें, लेकिन मुझे एक चीज़ का पता है कि ये कोई बहुत ही नातजर्बाकार था जो लेके आया। ये दुबई जब जाती हैं चीज़ें इंडिया की, वहाँ पे उसके टैग चेंज होते हैं, उसके मैन्युफैक्चरिंग चेंज होती है कि मेड इन इंडिया की बजाय वहाँ पे दूसरे मुल्कों का UAE या वॉट एवर बांग्लादेश को उन मुल्कों का नाम लिखा जाता है जो जिनके अलाव है पाकिस्तान में, कोई पाबंदी नहीं है उनके इंपोर्ट करने में पाकिस्तान के अंदर। एक तो ये बहुत ही कोई सादा आदमी था जिसने ये सारा काम किया। आप लगता है किसी ऐसे शख्स को जानते हैं जो बड़ा कोई इसमें प्रैक्टिस है, ये बड़ी प्रैक्टिस है बड़ी। इंडिया में बहुत सी इंटरनेशनल फ्रेंचाइजेज हैं कपड़ों के खास तौर पे, गारमेंट्स की खास तौर पे, जो पाकिस्तान वो कहती है कि रीजन में अगर आपने लेना है, पाकिस्तान में अगर फ्रेंचाइज आप ले रहे हैं तो आप इंडिया से मंगवा लें। इंडिया का टैग यहाँ आ नहीं सकता। उसका फिर तरीकाकार उन्होंने यही ढूंढा हुआ है कि वो दुबई लेके जाते हैं, वहाँ पे उसके टैग चेंज होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग टैग, क्योंकि इंडिया नहीं चेंज करता, तो नए टैग लगते हैं, तो उसके बाद फिर यहाँ पे आता है। तो ये एक बड़े अरसे से चल रहा है, ये आज का सिलसिला नहीं है। स्मगलिंग भी थोड़ी लागत का सामना करना, बर्दाश्त करनी पड़ती है, लागत जरूर करनी पड़ती है, लेकिन ऑब्वियसली वो कंपनसेट करते हैं, फ्रेंचाइज जो दे रहे हैं आगे ट्रांसफर कर देते होंगे यकीनन। ऑब्वियसली आपने और मैंने पे करना ना एट द एंड ऑफ द डे, जो गवर्नमेंट हमारे साथ करती है वही ये ताजर जो है वो भी यही हमारे साथ करते हैं। दूसरी बात ये कि FBR को जो है ना ये कार्रवाई है बुनियादी तौर पर, जो होती है ना पुलिस वाले अचानक आप देखेंगे नाका लगा लेंगे। यहाँ ट्रैफिक पुलिस ने पिछले दिनों नंबर प्लेटों के ऊपर क्या हंगामा बर्पा किया होता, अब क्या हो रहा है वहाँ पे, कुछ भी नहीं हो रहा। इसी तरह से बूट लेगर्स के खिलाफ एक एक्शन होता है 4 दिन, उसके बाद फिर पूरा साल खामोशी हो जाती है। तो ये कार्रवाई है, 8 लाख ड्यूटी के ऊपर कार्रवाई डाल। मुझे ब्रेक की तरफ जाना है, इतना जरूर है कि इस पे खामोशी नहीं होनी चाहिए। एक काम जो हो रहा है इलीगल तरीके से हो रहा है और इलीगल काम हो रहा है, उसको पकड़ना जरूर चाहिए। इतने आसानी से कोई झूठ बोले पाकिस्तान के इदारों से और बाहर निकल जाए किसी भी तरीके से, ऐसा कैसे हो सकता है। ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, शो को कंटिन्यू करें। बैक आफ्टर द ब्रेक। नाजरीन, बड़ी ईद करीब आ रही है और बड़े मसले भी करीब आ रहे हैं, और बड़े मसलों में से एक मसला कॉन्गो वायरस है, जो हर साल हम देखते हैं कराची के अंदर एशिया की सबसे बड़ी मंडी लगती है और वहाँ फैल जाया करता है, इसलिए क्योंकि प्रॉपर उसका एक तो वैक्सीनेशन की ज़रूरत, फिर मवेशियों को चेक करके मंडी के अंदर लेकर आना। ये अभी महीना ही रह गया तकरीबन राव साहब, और मवेशी आना शुरू हो गए हैं, और पूरे सिंध के अंदर भी इसका ध्यान रखना चाहिए, कराची के अंदर ही आके नहीं रखना चाहिए, बल्कि इस बारे में कराची के मवेशियों के या सिंध के मवेशियों के या जो पंजाब से उधर मवेशी जाते हैं, कॉन्गो वायरस हो गया, बाकी बीमारियां हो गई, इसके बारे में कुछ किया भी जाता है या हर साल बस इंतजार करते हैं आएगा फिर देख लेंगे? हमने एक पैटर्न देखा है सिंध की हुकूमत का, कराची पर्टिकुलरली जब हम देखते हैं कि जब बिल्कुल सर पे पड़ जाती है आगे, उसके बाद ये जागते हैं और फिर उनको होश आती है कि हमने कुछ करना है। जैसे बरसात में हुआ
जब पानी खड़ा हो गया, बुरा हाल हो गया लोगों का, लोग कश्तियों में फिर रहे थे गलियों में, उस वक्त उनको जाके ख्याल आया कि इसको साफ करना है। उसके बाद बीमारियां फैलनी शुरू हुई तो फिर उनको ख्याल आया कि नहीं, इनका भी कुछ इलाज करना है। सही। इसी तरह से अब ये हर साल का एक फीचर है। आप ईद कुर्बान आती है, ये एक प्रोसेस होना होता है, महीना 1.5 महीने की एक्टिविटी होती है। अभी तक उन्होंने कुछ नहीं किया वहाँ पे, उसके जो कह ले के प्रिकॉशनरी मेजर्स नहीं लिए गए। एक तो प्रॉपर मंडियाँ अनाउंस होनी चाहिए और उसकी स्ट्रिक्ट से पाबंदी कराएं। अनाउंस जरूर करते हैं लेकिन पाबंदी नहीं होती। गली मोहल्ले में जहाँ जिसका दिल करता है 10 जानवर खड़े करके बेचने शुरू नहीं, लेकिन प्रॉपर मंडी भी लगी हुई है कराची के अंदर, उधर मंडी लगी हुई है, लेकिन उसको किया नहीं जाता ना प्रॉपर। लग गई मंडी में तो हो रहा है जो भी हो रहा है, लेकिन बाकी जगहों पे जो होती है उसको रोकने की कोशिश करिए। इंतजामिया का काम है ये उसको कंट्रोल करें कि हर जगह जगह पे जानवर लेके खड़े ना हो। दूसरी चीज़ ये है कि उसका जो प्रिकॉशनरी मेजर्स में लेने की ज़रूरत है, वो जब आता है जानवर वहाँ पे तो उसकी प्रॉपर टेस्ट चेकिंग, जैसे आप जलसे जुलूस में जाते हैं तो वॉक थ्रू गेट जैसे लगे होते हैं, चेक करके आपको तलाशी लेके जाने, इस तरह से एक प्रोसेस करना होता है उन्होंने। अगर टाइमली इसको शुरू कर देंगे तो बेहतर तरीके से होगा, बेहतर तरीके से आप उसको मैनेज कर पाएंगे। उसके बाद आपको दिक्कत उस तरह से नहीं होगी जिस तरह आम दिनों में होती है, बीमारियों से बचेंगे। जानवरों की भी, और इंसान जाहिर है वहाँ जाते हैं, पूरा शहर टूटा पड़ा होता है कुर्बानी के जानवर लेने के लिए। उससे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो एक जो हमारा वेटरनरी हॉस्पिटल्स का सिस्टम था पूरे मुल्क में, सही, मुझे लग रहा है वो ऑलमोस्ट बेकार हो गया है। हम किसान और उससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें उस पर ना होने के बराबर तवज्जो है हमारी। उसके हर छोटे से लेके बड़े शहर में वेटरनरी हॉस्पिटल होते थे, अच्छे खासे बेहतरीन, जैसे अंग्रेज़ों के दौर के भी बने हुए, उसके बाद भी। अच्छा राव साहब, पालतू जानवरों के लिए बेशुमार हो चुके हैं, लेकिन इस तरह के मवेशियों के लिए नहीं। बिल्कुल, पेट्स यहाँ देख ले, पेट्स के जगह जगह गली मोहल्ले में खुले पड़े हैं हॉस्पिटल, वो एक्सपेंसिव भी काफ़ी हैं हालांकि, लेकिन ये गवर्नमेंट का काम है। देखें ना आपने डेयरी वगैरह या पोल्ट्री वगैरह का जो काम है सारा, उसमें गवर्नमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि ये बड़ी वैल्यूएबल कमोडिटी है आपकी हर तरीके से। आपने डेयरी प्रोडक्ट्स जो आप लेते हैं उसका, फिर आपकी ज़राअत में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इन सारी चीज़ों का। किसान के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपकी वैसे तिजारत के लिए इंपॉर्टेंट है। पूरा दिन पूरा साल आपके यहाँ गोश्त बिक रहा होता है, दूध बिक रहा होता है, तो उसके लिए ये बहुत इसकी प्रमोशन, इसका ख्याल करना। तो वो वेटरनरी हॉस्पिटल रेगुलर वैक्सीनेशन किया करते थे, जानवरों को खुद जाके भी करते थे, लोग उनके पास जानवर लेके चले जाते थे। मुर्गियाँ हमें पता है, हम घर में पालते थे मुर्गियाँ एक ज़माने में, तो जब ये सीज़न होता था उसका, बर्ड फ्लू वगैरह का सीज़न आता था, तो हम मुर्गियाँ लेके जाया करते थे, पकड़ के उनको बाकायदा उठा के 2-3 हम भाई 3-4 मुर्गियाँ पकड़ के जाके वहाँ से टीके लगवा के लाया करते थे इनको। फिर ये भी हुआ कि खुद भी हमने थोड़ी सी ट्रेनिंग ले ली। एक फार्म गाइड तहरीक के नाम से 70s में शुरू हुई थी, तो उस वक्त स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग दी गई थी। तो ये ऐसी चीज़ें जो हो सकती हैं, इतना मुश्किल नहीं है। आप पब्लिक लेवल पे अवेयरनेस दें, लोगों को करें। अभी भी लोग खुद इलाज करते हैं, जैसा भी उनको पता है, जिस किस्म की पता है वो दवाइयाँ लेके रखते हैं जानवरों की। मुँह खुर की बीमारी आ गई है या और किस्म की कोई चीज़ आ गई उसका। एक कांगो वायरस के लिए ऐसा है कि स्प्रे आपको करने बहुत ज़रूरी होते हैं। उस एरिया में जहाँ पे जानवर खड़े हैं या मवेशी मंडी है, उसमें रेगुलर स्प्रे उसका करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए ये इसके ऊपर बड़ी प्रिकॉशनरी मेजर लेने की ज़रूरत थी। अभी तक अगर सोए पड़े हैं तो उसका नुकसान अवाम को होगा। ज़ाहिर है सरकारी जो हुक्मरान या दूसरा तबका, वो तो अपने एयर कंडीशन गाड़ी और दफ्तरों में बैठे रह जाएंगे। अच्छा, ये जो स्प्रेज का कोटा या स्प्रेज का जो रकम मुक़द्दस की जाती है, या किसानों के लिए जो रकम मुक़द्दस की जाती है, या इन मवेशी मंडियों के लिए जो रकम मुक़द्दस की जाती है, वेट्स के लिए जो प्रॉपर स्टॉल्स होते हैं, कराची की मवेशी मंडी में तो स्टॉल्स वगैरह होते हैं, वो किधर जाती हैं सारी चीज़ें? अगर वाकई में सारे एनिमल्स या सारे जानवरों की चेकिंग नहीं हो सकती, सब सही से चेक नहीं हो सकता, देखा वो सारी रकम मुख्तस होती है, उसका रकम का इजरा होता है फाइलों के अंदर, कागज़ों के हद तक, और वो रकम चली जाती है मुख्तलिफ शख्सियात की जेबों के अंदर, जिसकी वजह से वहाँ पर हमें कराची की मवेशी मंडी की बात करें तो वहाँ पर जो कुछ जो वैक्सीनेशन का जो बाकी इंतजाम होने चाहिए वो दिखाई नहीं देते। सिंध हुकूमत जहाँ पर इंसानों को सेहत की सहूलियात फराहम करने में कामयाब नहीं हो पा रही, तो कराची के अंदर फिर हम मवेशियों की सेहत की बात करें तो बहुत मुश्किल है कि उनकी तरफ वो तवज्जो दें। सही। कराची की मवेशी मंडी के अंदर जानवर आ चुके हैं, जानवरों के आने से पहले वहाँ पर हेल्थ का कैंप लगने चाहिए थे, वहाँ पे सारे इंतजामात होने चाहिए थे, और काफ़ी सालों से ये बात की जा रही है। और वहाँ पर जो वेटरनरी डॉक्टर्स और वहाँ मौजूद होते हैं, उनकी जिम्मेदारी होती है कि वहाँ पे हर ट्रक पर आने वाले छोटे बड़े तमाम जानवरों को उन्होंने चेक करना है कि उन्हें किस वक्त कोई बीमारी तो नहीं है। उन्हें अगर बीमारी नहीं है, उन्हें वैक्सीनेशन उन्होंने करनी है। अगर कोई बीमारी है तो उस बीमार जानवर को मंडी में दाखिल होने की इजाज़त नहीं देनी, बजाय इसके कि वो ये काम करें। वो सब लोग जिनकी ये जिम्मेदारी है वो वहाँ पर साइड लाइन के ऊपर अपने टाउट रखते हैं, अपने मुख्तलिफ लोगों को अपॉइंट करते हैं, और उन्हें कहा जाता है कि अब ये एक पाबंदी आयद है, इसकी उन्होंने इसको फॉलो करना है।
जबकि लोग फॉलो नहीं करना चाहते। उन्होंने हर माल अपना मंडी के अंदर लेके आना ठीक है, है। तो आपने उनसे जहाँ एंट्री पॉइंट के ऊपर पैसे पकड़ने और उनको क्लियरेंस देके अपने मंडी में इन कर देने। सही है। वो इस पाबंदी के आड़ के अंदर, इस रेगुलेशन के आड़ के अंदर सब लोग पैसा वहां पर बनाने के अंदर मसरूफ होते हैं बदकिस्मती से। ठीक है। लोग मतलब जो कुर्बानी के जानवर लोग खरीदने के लिए आते हैं, एक सुन्नत इब्राहिमी है, नेकी के सवाब हासिल करने के लोग आते हैं। तो सिंध गवर्नमेंट के वो लोग जो इतनी बेहिसी का मुजाहरा करते हैं, अगर वो इस मौके इस चीज़ को छोड़ दें, खुदारा यहाँ पर प्रॉपर ट्रीट करें, तो वो भी सवाब का अजर का बाइस बन सकते हैं। हम एनिमल फार्मिंग की बात कर रहे हैं सोहेल साहब, जरा फार्मिंग की भी बात कर लेते हैं, ज़राअत की बात कर लेते हैं, किसानों की बात कर लेते हैं। कहा जा रहा था किसान पैकेज दिया जाएगा, पिछली हुकूमत के अंदर बहुत सारी बातें की जा रही थी, लेकिन कर्जा लेने में भी मसला हो रहा था। लेकिन एक खबर सामने आई है कि पिछले माली साल कर्जा मुल्क की हिस्ट्री के अंदर बहुत बड़ी तादाद के अंदर दिया गया, 704 अरब रुपए, यानी 704 अरब रुपए का कर्जा किसानों को उसका इजरा हुआ है। सिर्फ कर्जा दे देना पर्पज नहीं है सोहेल साहब, ये कर्जा कैसे लग रहा है, बाकी बहुत सारी चीजें हैं जो अफेक्ट करती हैं यील्ड को किसान की, बिजली हो गई, पानी हो गया, तरसीलात हो गई, ये तमाम चीज़ों की किस तरीके से पहुंचाना है, फिर वो मिडल मैन जो फ़ायदा उठा जाता है उसका कौन ख्याल रखेगा, उसका कौन ध्यान रखेगा? अनिका, यकीनन उसके नागुज़ीर है, वो तमाम उन एलिमेंट्स के ऊपर भी तवज्जो देना लाजिम है। लेकिन मार्च 2017 तक मुल्क भर के किसानों को शिकायत थी कि वफाकी हुकूमत ने जो किसानों के लिए 700 रुपए का गुज़श्ता माली साल का हदफ मुकर्रर किया है कर्जों के इजरा का, बैंक उन्हें कर्ज नहीं दे रहे। उसके बाद मुस्लिम लीग नून के MNAs ने पार्लियामेंट के हाउस के अंदर उन्होंने साबिक वज़ीर नवाज शरीफ साहब की मौजूदगी में ये मामला उठाया, शोर शराबा हुआ और अल्टीमेटली फिर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने तमाम बैंक्स को हिदायत दी कि आप मामलात को रिस्ट्रिक्शंस ना करें, इतनी रिलैक्स करें और लोगों को कर्ज जारी करें। सुना कुछ ज़्यादा ही रिलैक्स। फिर उन्होंने जो हदफ था 700 रुपए का था, 4 अरब रुपए ज़्यादा कर्ज जारी कर दिया है। मुल्क की तारीख में पहली मरतबा 700 रुपए का कर्ज दिया गया किसानों को एक साल के अंदर, और जो गुज़श्ता माली साल यानी 15-16 था उसके अंदर 598 अरब था, अब 704 अरब तक जहाँ पहुँचे। आपने कर्ज दे दिया, किसानों ने हासिल कर लिया, अच्छी बात, लेकिन उसके साथ और बहुत से एलिमेंट हैं। और इस वक्त बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, 24 लाख कर्ज लेने वाले जो किसानों के नंबर्स हैं वो 24 लाख से बढ़कर 32,70,000 तक पहुंच गए। उन्होंने कर्ज हासिल किया। इस कर्ज का मकसद क्या था? इस कर्ज का मकसद ये था कि हमारी GDP का, हमारे मुल्क की मौशियत का बड़ा इन्हिसार ज़री पैदावार की बेहतर पैदावार पर इन्हिसार कर रहा है। उस पैदावार को बेहतर बनाने के लिए और रवा माली साल का GDP का ग्रोथ का जो टारगेट है उसको अचीव करने के लिए कर्ज दिए गए। लेकिन जब हम देखते हैं कि किसान ये कर्ज हासिल करने के बाद ग्राउंड के अंदर उन्हें बिजली नहीं मिल पाती, बिजली मिलती है तो इजाफी निर्ख पर मिलती है, उन्हें खाद की फराहमी के अंदर मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। चंद रोज़ कबल यूरिया खाद की सप्लाई रोक दी गई थी, अब दोबारा फर्टिलाइजर मालकान ने थ्रेट किया हुआ गवर्नमेंट को, सब्सिडी का मामला है, गवर्नमेंट क्लियर नहीं कर पा रही, वो दोबारा यूरिया खाद की जो सप्लाई है रोकने पर गौर कर रहे हैं। उसके साथ बीज उन्हें सही तरह से नहीं मिल पाते, कौन सा किस मौसम के मुताबिक किस इलाके के लिए कौन सा बीज मुताबिकत रखता है वो होना चाहिए। ओवरऑल आप उस पर कॉन्सेंट्रेट नहीं करते तो इन कर्जों का आप एडवांटेज हासिल नहीं कर पाएंगे। अल्टीमेटली एंड ऑफ द डे मौशियत को भी फायदा नहीं होगा, कौमी खजाने को भी नुकसान पहुंचेगा। और अहम बात ये, जो बड़े बड़े जमींदार हैं वो कर्जे माफ करवा लेते हैं। रवा माली साल के एंड के ऊपर ये कर्ज माफ नहीं होने चाहिए, इनकी किस्तें कौमी खजाने के अंदर आनी चाहिए। यहाँ इम्पोर्टेंट वर्ड है बड़े बड़े। राव साहब, अब बात ये आती है कि कर्जा आपने दे दिया, चलिए इसको भी कहते हैं अच्छा किया, किसानों को कर्जे की जरूरत है, सरमाया आएगा तो उसके बाद फिर वो बुआई का अमल स्टार्ट करेंगे। लेकिन कर्जा तो पाकिस्तान ने भी लिया हुआ है, कितना को फायदा उठा लिया हम लोगों ने उससे। कर्जे उतारने के लिए कर्जा लेते हैं, किसानों का भी वही वाला हाल नहीं हो जाएगा? यही एग्जैक्टली इम्पैक्ट क्या है इसका? आपने ठीक है 704 अरब बहुत बड़ी तादाद है, 32 लाख, भट्टी साहब ने कहा 24 लाख से बढ़ के 32 लाख होगी, उसका इम्पैक्ट क्या है, उसका रिजल्ट क्या निकला है? ये बुनियादी तौर पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर आपने किसान को दिया है, किसी प्लानिंग के बगैर दिया है, कोई उसको गाइडेंस नहीं दी प्रॉपर, वो इन्वायरमेंट प्रोवाइड नहीं की, वो उसकी यील्ड की उसको प्राइस नहीं मिल रही, जो इनपुट कास्ट है उसकी वो अगर आप मैनेज नहीं कर पा रहे, वो कर्जा बेचारा आपने हैंड टू माउथ वाली बात होती है उसकी। नॉर्मली बड़े बड़े किसान तो शायद कुछ कमा लेते हो, लेकिन छोटा आम किसान जो छोटी मोटी जिनके पास ज़मीन के टुकड़े हैं उनके पास तो इतना ज़्यादा गुंजाइश नहीं होती कि वो लोन लेके उसको रीपे भी करें, अपने घर का सामान चलाएं, मामलात भी उनका फसल के ऊपर सारा डिपेंडेंट होता है। बच्चों की फीसें अगर देनी है, फसल अगर अच्छी होगी, बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो वो है, अगर शादी करनी है बच्चों की, उसकी सारी डिपेंडेंस उस पर होती है, अगर घर की रिपेयर करानी है, बारिश से ख़राब हो गया, वो उस पर डिपेंडेंस होती है। तो इस तरह से बुनियादी तौर पे वो इन्वायरमेंट जो है और ओवरऑल जो एक सूरत हाल है वो इस किस्म की होनी चाहिए, जो एडवांटेजेस है वो बहुत ज़्यादा उसके लिए, किसान के लिए।
अगर आप ज़राअत को बुनियादी रीढ़ की हड्डी समझते हैं अपने मुल्क की मईशत की, तो उसको उसी तरह से फिर ट्रीट करें, उसकी केयर भी उसी तरह से करें जिस तरह आप अपनी बैकबोन की करते हैं। तो अगर उस तरह से उसको नहीं देखा जाएगा तो ये कर्जे देने से बोझ बढ़ाने की बात है बुनियादी तौर पर, उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। उसमें देखने की क्या चीज़ें, आपकी इनपुट कास्ट सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप कितनी पढ़े, जैसे भट्टी साहब ने बिजली का जिक्र किया, खाद का जिक्र किया, सीड, फिर सीड की क्वालिटी, यील्ड आप क्या ले रहे हैं, पर एकड़ यील्ड अगर आपकी बढ़ती है तो ऑब्वियसली उसका बड़ा एडवांटेज होता है। इनपुट कास्ट कम हो जाती है जब यील्ड आपकी बढ़ती है, उससे भी एक इम्पैक्ट होता है। उसके बाद आप मार्केट में जब जाता है उसको प्राइस क्या मिल रही है उसके ऊपर, तो वो अगर ये सारी चीज़ें उसमें नहीं होंगी, सारे एलिमेंट नहीं होंगे, तो ये बिल्कुल बेकार की कोशिश है। आप पैसे फंसा देंगे, बड़े लोग माफ़ करवा लेंगे, क्या फर्क पड़ेगा इससे। चलिए एलिमेंट की बात करें, एलिमेंट ऑफ डाउट की बात कर लेते हैं। एक तरफ कानून की बालादस्ती हुई, एक तरफ जुडिशल सिस्टम ने ये प्रूव किया कि पाकिस्तान के अंदर कानून की बालादस्ती होगी, लेकिन दूसरी तरफ एक और जगह पर सरकारी मुलाजमों के मामले पर एक कानून है जो 1 सदी पुराना है। मसले मसाइल बहुत सारे होते हैं, चाहे वो प्रमोशंस की बात कर लीजिए, ट्रांसफर्स की बात कर लीजिए, तनख्वाह की बात कर लीजिए, नोटिफिकेशंस की बात कर लीजिए, जितने मसले मसाइल हैं वो सारे के सारे होते हैं, क्योंकि 94 साल पुराना आपने कानून राइज किया हुआ है, जिसका जो दिल करता है उसके अंदर तरमीम कर लेता है, तब्दीली कर लेता है। एग्जैक्टली पाकिस्तान में नई सरकारी इदारों में मुलाजमतें हों, उनका मुलाजमीन की तरक्की का अमल हो, उनकी छुट्टी पे जाने का अमल हो, या उनके दीगर कोई मसाइल हों, उन तमाम मामलात को डील करने के लिए 1923 का कानून एस्टा कोड पाकिस्तान में इस वक्त भी नाफिज है। सही है। बरतानवी राज के अंदर ये कानून बनाया गया था, और ये कानून सिर्फ पाकिस्तान सब कॉन्टिनेंट के अंदर नहीं बल्कि बरतानिया में भी और दीगर जो बरतानिया के मातहत चलने वाले ममालिक थे वहाँ पर भी राइज किया गया था। लेकिन बरतानिया समेत दीगर ममालिक के अंदर ये कानून रिप्लेस हो चुका है। उन्होंने जो मौजूदा दौर के मुताबिक जो उसके तकाजे थे, जो उनकी ज़रूरियात थी, उसके मुताबिक या तो उसको कहीं बाज़ जगहों पे ख़त्म कर चुके हैं या बाज़ जगहों पे मॉडिफाई कर चुके हैं। लेकिन हमारे यहाँ अभी तक वही कानून राइज है जिसके अंदर बहुत सी पेचीदगियाँ पैदा हो चुकी हैं। उन 2700 से ज़ायद केसेज जिस मुख्तलिफ अदालतों में ज़ेर समात हैं, और उसके साथ इस जिसके अंदर सबसे बड़ा एक लूप होल है, जब आप अफसरान की तकर्री करते हैं या तरक्की करते हैं, इसके अंदर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको हर दौर हुकूमत के अंदर कुछ चीज़ों को मॉडिफाई करके, रूल्स को तब्दील करके मनपसंद शख्सियात को तरक्कियाँ दी जाती हैं। किन को आपने तरक्की नहीं देनी, आप इसी का ही सहारा लेते हैं। और यही सिलसिला 2015 से हम पाकिस्तान में भी देख रहे हैं, जब ग्रेड 19 से 20, 20 से 21 और 21 से 22 के अंदर तरक्कियों का अमल शुरू हुआ। फवाद हसन साहब ने इन्हीं रूल्स के अंदर 2 से 3 मरतबा तरमीम करवाई। कभी इसके अंदर वो इम्तियाजी नंबर लेके आ जाते थे, फिर मामला हाई कोर्ट में पहुंचा, 1 साल तक केस लटकता हुआ सुप्रीम कोर्ट तक गया, फिर नई तरीके से रूल्स को वापस किया गया, बनाया गया। तो एक अजीब खिचड़ी बनी हुई है। इसी कानून का सहारा लेकर आप इसका मिसयूज करते हैं, अपने लोगों को नवाजते हैं, और जो कॉम्पिटेंट और जो डिजर्विंग लोग होते हैं उनको आप उनको उनका हक नहीं फराहम नहीं करते। तो ये केस अभी तक ये सिलसिला राइज है इस कानून का। वजारत मनसूबाबंदी और तरक्की ने 10 माह कबल तमाम मुतल्लिका वजारतों के साथ, एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न के साथ, और उसके साथ मार्केट में काम करने वाली ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की कंपनियां, उनकी मशावरत के बाद एक समरी तैयार की थी जिसके मुताबिक इस कानून के अंदर तरमीम की जानी थी। समरी तैयार हो गई, वो 8 माह से वजारत मनसूबाबंदी तरक्की में पड़ी हुई है, उसको फॉरवर्ड करना था साबिक प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब को। अब वो जा चुके हैं, तो अब दोबारा से उम्मीद नहीं दिखाई देती कि इस जो नई सेटअप बनेगा वफाकी हुकूमत का, काबीना का, उसके अंदर असम्बली को मूव करके मुलाजमतों के नया कानून पाकिस्तान में लाया जा सके। अभी और बड़ी प्रायोरिटीज होंगी, अभी और बड़ी चीजें होंगी जिनको सही करना होगा, ये तो फिर लास्ट प्रायोरिटी में चला जाएगा। लेकिन इतना जरूर है कि ये कानून बनाना लेजिस्लेटर्स का काम है। हमारे लेजिस्लेटर्स नालियां सही करने पे, सड़कें सही करने पे लगे होते। देखिए, कानून साजी अपनी जगह पे नो डाउट बड़े इंपॉर्टेंस है उसकी, लेकिन अमलदारी कानून की अगर नहीं होगी तो आप जितने मर्जी कानून बना लें, जितने मर्जी इसमें चेंजेस ले लें, जो मर्जी कर लें आप। मसला हमारे साथ ये हुआ है कि ये जब ये पाकिस्तान बना था उस वक्त यही गिने चुने ब्यूरोक्रेट्स हैं जिन्होंने इस मुल्क को चलाया, इस मुल्क में बड़ा नाम पैदा किया। बड़े बड़े लोग गुजरे हमारे जिनका नाम लोग लेते हैं, कुतुबुल्लाह शहाब साहब हैं, या और इस किस्म के अल्ताफ गौर साहब जो ब्यूरोक्रेसी का हिस्सा थे किसी न किसी के, असलम अजहर साहब जिन्होंने PTV बनाया, बड़े बड़े नाम है ये जिनकी कंट्रीब्यूशन है। मसला ये हुआ कि जो पब्लिक सर्वेंट का कॉन्सेप्ट था ना, वो आहिस्ता आहिस्ता गवर्नमेंट सर्वेंट का हो गया, और गवर्नमेंट सर्वेंट का कॉन्सेप्ट अब बिल्कुल ही दरबारी वाला कॉन्सेप्ट आ गया कि आप दरबारी हैं, आप खुशामद करते हैं, आप चापलूसी करते हैं, आप बादशाह के करीब हैं,
तो फिर आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। सही है। तो मैं पब्लिक सर्वेंट बुनियादी तौर पे ये अंग्रेज़ ने जो कॉन्सेप्ट दिया था, पब्लिक सर्वेंट का कॉन्सेप्ट इसलिए दिया था कि लोगों के साथ उसका इंटरेक्शन होगा, लोगों की बेहतरी के लिए, उनकी बहबूद के लिए वो गवर्नमेंट के एजेंट के तौर पे काम करेंगे, ना कि ये कि वो लोगों पे गवर्नमेंट के नाम पे जुल्म ढाएंगे या उनका भी हक खा जाएंगे। तो मैं ये नहीं कहता गवर्नमेंट से, पब्लिक सर्वेंट से मुराद ये नहीं है कि वो फर्श पे बैठा करे और एयर कंडीशन कमरे में ना बैठे या गाड़ी के बजाय वो चिमची रक्शे पे सफ़र करे, वो करे अपना, ठीक उनको मिलनी चाहिए, लेकिन उसका जो उनकी जिम्मेदारी है, जो एसी है, डीसी है, जजेस हैं, फॉर दैट मैटर पुलिस है, उनका जो काम है पीस एंड ट्रैंक्विलिटी, पुलिस का काम है मेंटेन करना। तो वो खुद इतनी बड़ी इसमें रुकावट है, रात को वो जिस तरह से लोगों को तंग कर रहे होते हैं जगह जगह खड़े होकर, तो वो कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट खत्म होकर रह गए। गवर्नमेंट से ये बुनियादी तौर पे जो हुक्मरान हमारे आए उनका बहुत बड़ा कसूर है। इसमें मैंने ब्यूरोक्रेसी को मैं कहता हूँ कि बिल्कुल एक फ्लूइड फॉर्म में होती है। आप जिस किस्म के उसको, अगर अच्छा हुक्मरान आ गया, अच्छा ऊपर बॉस आ गया, तो वो उसी अच्छाई के बर्तन में ढल जाएगी, अगर बुरा आ गया तो वो उस तरह से ढल जाएगी। जिस तरह का बंदा होता है उस तरह के वो हो जाते हैं ब्यूरोक्रेट्स हमारे। तो उसके बाद सिलेक्शन का सिलसिला हमारा बड़ा पुअर है। हम एक ग्रेजुएट को कहते हैं इम्तिहान पास करो, इम्तिहान पास करने के बाद एक 300 नंबर का हमने एक ऐसा उसमें जुगाड़ लगाई हुई है ज़ियाउल हक के दौर से कि एक बच्चा जो टॉप करता है रिटन टेस्ट में, ब्रिलियंट है हर लिहाज से, वो 300 नंबर के टेस्ट में उसको नीचे ला के लिस्ट में सबसे नीचे ले जाते हैं। अगर उसकी अपॉइंटमेंट होनी है, किसी फॉरेन सर्विस में होनी है, डीएमजी में होनी है, वो बेचारा रेलवे या इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री में आ जाता है। उसके वो आप उसकी ब्रिलियंस से फायदा नहीं उठा सकते। चलिए, इतना जरूर है कि वो आप बैचलर्स की बात कर रहे हैं, वो सीएसएस पास करना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। कभी 3% आते हैं रिजल्ट, कभी 2% आता है। लेकिन अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और बात करेंगे दहशतगर्दी के हवाले से। पूरी दुनिया के अंदर ये मसला छाया हुआ है, इसको ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान इसके अंदर बड़ा अहम किरदार अदा कर रहा है। कुछ अदादो शुमार आए हैं सामने और वो वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट से सामने आए हैं। राव साहब, क्या अदादो शुमार है, जरा हमारे सामने। अदादो शुमार ये है कि एक तो जो मेन ऑर्गेनाइजेशन है उनका जिक्र किया गया, जिसमें दाइश नंबर 1 पे है। ये नया फिनोमेना जो है, तालिबान है, फिर अलकायदा, अल-शबाब और बोको हराम। बोको हराम वो खास तौर पर बच्चियों के अगवा के हवाले से बहुत ज़्यादा उनका वो किया गया। दाइश का भी, आईसिस का भी था, वो जो ख़वातीन के हवाले से था। अभी लेटेस्ट एक बच्ची की भी आई है जो 14 साल की थी, वो उसने जिस तरह से वो सारे मंजर कशी की है, जो कुछ उसके साथ होता रहा, वो दाइश के जो लोग थे उनके साथ जिस तरह से जुल्म करते रहे, फिजिकल अब्यूज़ जिस तरह से उनका होता रहा, वो तो ये तकरीबन 3770 से ज़ायद लोग लुकमा अजल बने इनकी कार्रवाइयों की वजह से, जिसमें सबसे ज़्यादा जो है वो दाइश ने हमले किए, तकरीबन 250 के करीब खुदकुश हमले। इसमें खुदकुश हमले, बैग के ज़रिए मुख्तलिफ चेक पोस्ट्स को ख़ास तौर पर निशाना बनाया गया, ये बारूदी जैकेट्स वगैरह इस्तेमाल की गई, ये उसमें जो हुआ है। लेकिन इसमें जो बुनियादी चीज़ देखने वाली है, 15 के करीब तंजीमें ये जो काम इसमें मुलव्वस हैं इस वक्त, वो मैं बड़ा हैरान होता हूँ। और बार बार बहुत से लोगों से क्वेश्चन भी पूछा, इंटरनेशनली भी जब इंटरेक्शन होता है बाहर के लोगों से, उनसे भी, कि वॉर की बुनियादी स्ट्रेटजी होती है कि आप ना सप्लाई लाइन दुश्मन की कट करते हैं, उसकी सप्लाई लाइन, ताकि उसको सप्लाई लाइन बढ़ जाती है। अब ये 17 साल कम से कम 2000 से तो हम खुद देख रहे हैं, सारा हमारी जनरेशन देख रही है कि किस तरह से ये सारा हुआ है सिलसिला शुरू टेररिज्म का, और किस तरह से सारा चल रहा है। इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लेके वो फिरते हैं, इतना मैसिव किस्म का असला, लेटेस्ट मॉडर्न असला, रॉकेट लॉन्चर्स, क्या क्या कुछ नहीं है उसके पास, एंटी एयरक्राफ्ट गन्ने तक उनके पास से निकल रही हैं, और सेटल्ड एरिया में भी समटाइम निकल आती हैं अगर आप उसको फॉलो करें। तो ये कहाँ से आ रहा है? ये आप सप्लाई लाइन तो उसकी बंद नहीं कर सके। आप कह रहे हैं हम जंग जीत रहे हैं, हमने बड़ा कारनामा सर अंजाम दे दिया, हमने इराक में ये कर दिया, शाम में, इधर अफगानिस्तान में कर दिया, और दुनिया में हम बड़ी जंग जीत रहे हैं। तो ये कौन सी जंग आप जीत रहे हैं कि आप एक सप्लाई लाइन, बेसिक जो होता है कॉन्सेप्ट वॉर का, उसके ऊपर तो आप कुछ नहीं कर सके। दिन ब दिन इनकी तादाद बढ़ रही है इन तंजीमों की, और अजीबोगरीब किस्म के नामों से आ रही हैं। लेकिन बदकिस्मती ये है कि नाम इस्लाम का यूज़ कर रहे हैं और मुसलमानों का नाम यूज़ हो रहा है, जो कि बिल्कुल अनकॉल्ड फॉर है, और कोई उसकी तुक नहीं बनती, ना आप इल्जाम इस तरह से दे सकते। चलिए, इतना जरूर है कि ये सप्लाई लाइन की बात कर रहे हैं राव साहब, इसका मतलब ये कि पाकिस्तान से डूमोर का मुतालबा किया जाता है, लेकिन पाकिस्तान असलहा तो नहीं बनाता। जाहिर है जो मालिक असलहा बनाते हैं उनका असलहा पकड़ा भी जाता है। आजकल अमेरिका रूस पे कह रहा है, पहले रूस अमेरिका पे कहता था कि असलहा फराहम किया जा रहा है। तो सप्लाई लाइन तो इन्होंने काटनी है, यानी हम लोगों को कहना चाहिए कि डू मोर एंड स्टॉप द सप्लाई लाइन। मुनाफिकाना रवैया है आलमी ताकतों का। और राव साहब ने सप्लाई लाइन की बात की, उसी सप्लाई लाइन की वीडियोस जारी की जाती है दुनिया भर के मीडिया को, तस्वीर जारी की जाती है, लेकिन वहाँ पर जाते हुए ड्रोन भी काम नहीं करता,
और आपकी जो टेक्नोलॉजी है ऐसे सप्लाई लाइन को तोड़ने के लिए, वहाँ पे आपके तमाम जो वसाइल हैं वो बेसूद हो जाते हैं और तस्वीर आप वीडियो आप जारी कर रहे होते हैं। तुर्क सदर ने पाकिस्तान की पार्लियामेंट से खिताब करते हुए 2 लफ्ज़ों के अंदर उन ताकतों को बेनकाब किया था कि जो सबसे बड़ा इस रिपोर्ट के अंदर फिनोमिना बताया गया दाइश का। उन्होंने कहा था कि दाइश के पीछे कौन कौन से ममालिक हैं। उन्होंने अमेरिका समेत उन तमाम ममालिक को जो इनकी पुष्ट पनाही कर रहे थे, जो इनको वसाइल फ्राहम करते हैं, असला फ्राहम करते हैं, उनकी निशानदही की थी। उनके अलावा किसी मुल्क के मुस्लिम मुल्क के सरबराह ने पॉइंट आउट नहीं किया। ये बेसिकली इस्लाम का नाम और उसके तशख़्ख़ुस को तबाह करने के लिए ये आलमी ताकतों की साजिश है। ये दाइश और इस टाइप का फिनोमिना है। तमाम मुस्लिम ममालिक के अंदर जब इनके बाहमी इख्तलाफात और जो अंदरूनी खलफशार है ये ख़त्म होगा, इत्तेहाद होगा, तो फिर इन बड़ी ताकतों को बेनकाब कर सकते हैं, इनका हाथ रोक सकते हैं जो इस्लाम के नाम के ऊपर दहशतगर्दी के फ़रोग़ का बाइस बनते हैं और फिर इल्ज़ाम भी मुसलमानों पर आयद किया जाता है। ठीक है सोहेल साहब बहुत शुक्रिया, राव साहब बहुत शुक्रिया, आप दोनों ने ज्वाइन किया। इतना ज़रूर है कि मिलकर बैठे थे दहशतगर्दी के खिलाफ जंग करने के लिए। पहले वो OIC बनाया गया था कि मुसलमान ममालिक के अंदर जो मसले मसाइल हैं उनको हल किया जाए, नाकाम हुआ। फिर हम बैठे थे मिलकर तमाम ममालिक, वो पहले 34 थे, उसके बाद 39 तक पहुंच गए। वो ममालिक भी बैठे थे मिलकर के दहशतगर्दी का जो धब्बा है मुसलमान ममालिक के ऊपर, इनको मिटाया जाए। लेकिन वो आपसी चपकलिश का शिकार हो गए। ये जो असल मसला पाकिस्तान की बाकी मुस्लिम ममालिक की जड़ों को खोखला कर रहा है, इस मसले को साइडलाइन कर दिया गया। और इससे फ़ायदा कौन उठा रहा है? वो फरीक जो कि सप्लाई लाइन बंद नहीं कर रहा है, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। हमारे आज के शो से इतना, हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा। बाखबर सुबह के नाम से फेसबुक, ट्विटर दोनों पर मौजूद हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के लिए दुआ गो रहिए। अल्लाह हाफिज़ एंड हैव अ नाइस वीकेंड।